नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश के भविष्य नौनिहाल बच्चे अपनी प्यास बुझाने दूर से ला रहे हैं पानी। प्रदेश में लगातार हड़ताल और बिजली की समस्या का खामियाजा इन स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन व्यवस्थाओं के बीच ये पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। बालोद जिले के गुड़पाल गांव का स्कूल चपरासी इन दिनों हड़ताल पर है। वहीं स्कूल में बिजली नहीं होने से मोटर बंद है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे प्यास लगने पर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आधा किलोमीटर दूर पानी ला रहे हैं। इस स्कूल में 31 विद्यार्थी और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। चपरासी है तो वह भी हड़ताल पर। हड़ताल का विपरीत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। इससे शासन के स्कूलों में सारी व्यवस्थाओं के दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच बच्चे अपना भविष्य कैसे गढ़ेंगे? आज क्या सुबह से लाइन बंद है, जिसके कारण बच्चे लोग पानी लाने गए और लाइन का कोई ये नहीं है कि मतलब कितने समय तक आएगा। क्या करेंगे, रिस्की तो है, लेकिन बच्चे अपना बड़े बच्चों को भेजते हैं जो समझदार हैं। क्या करें भाई, स्वीपर भी हड़ताल में है, रसोइया भी हैं, है ना, मजबूरी है सबकी। कवर्धा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों में बसे ग्रामीण आजादी के 75 वर्ष बाद भी अंधेरे में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंडरिया ब्लॉक के ग्राम बदौरा की, जिन्हें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी बिजली की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। जहां आज के समय में लोग बिना बिजली के थोड़ी देर भी नहीं रह सकते, वहीं पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से बिना बिजली के रात अंधेरे में गुजारना पड़ रहा है। वहीं बिजली की सुविधा बिना रहना भी मुश्किल है। बारिश के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जहरीले जीव का खतरा भी बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि यह गांव घनघोर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां दूर दूर से पर्यटक घूमने व पिकनिक मनाने आते हैं। जहां ग्रामीणों को बिजली की सुख सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। दिन में तो बिजली रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है पूरी रात भर के लिए बिजली काट दी जाती है। जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की हर समस्या को तुरंत दूर करने की बात कही है। सराय स्थित जो डिवीज़न कार्यालय है वहाँ पहुँचे थे। ग्रामीणों की समस्या यह थी कि इनके गांव में जो विद्युत सप्लाई होता है दिन में तो बराबर होता था, परंतु जैसे ही रात को 8 बजते थे और 8 बजे के बाद इनके गांव का लाइट जो है पूरे रात भर के लिए काट दिया जाता था। उसका कारण ग्रामीणों को पता ही नहीं चलता था और यह प्रक्रिया लगभग 20 से 25 दिनों से लगातार चल रहा था। ग्रामीण परेशान थे, बारिश का मौसम था, उमस का मौसम था, इन लोग अंधेरे में सोने को मजबूर थे। आज हम लोगों ने माननीय डी साहब से मिलकर अपनी बात रखी। आदिवासी के हम लाइट के समस्या के कारण यहाँ आए थे डोमसरा ऑफिस में। तो रोज़ बार लाइट कटौती होते थे, तो साहब से मिले हुए तो उनका समझाया सबको कि कनेक्शन नहीं लिया था, इसके कारण लाइट को बार काट देते। उसके बाद फिर अपने संबंधित से समझाया था, फिर नया कनेक्शन लेने के लिए आदेश दिया था। उसके बाद जो बीपीएल परिवार को कनेक्शन देने के लिए मांग किया था, उसको तैयार हो गया। सचिव अपने बात में पूरे सहमत हुआ। इस शनिवार के दिन वहाँ पे कैंप लगाई जाए। जो लाभान्वित होने वाले हमारे जो लोग बदौरा निवासी हैं, उनको उसी दिन कनेक्शन प्रदान करके मुझे सूचित करें और उनके घर को उर्जित कर दें। ऐसा है ना, और उनकी समस्याओं का हल कर दें और वो लोग भी खुश हो गए। और शनिवार को दिन वो लोग बोले कि सर हम लोग यहाँ कैंप लगा दीजिए, तो हम लोग अपना कनेक्शन हम लोग शासन की योजना के तहत ले लेंगे। बिलासपुर के आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला की बेटी को अपहरण करने की धमकी दी गई है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि युवती के चाचा घनश्याम शुक्ला ने दी है। स्तुति शुक्ला ने इसकी शिकायत तारबहार थाने में की है। आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला की पुत्री स्तुति शुक्ला ने सुरक्षा की मांग करते हुए बताया है कि उसके चाचा घनश्याम शुक्ला ने उसे अपहरण की धमकी दी है। साथ ही यह भी धमकी दी है कि अगर यह बात किसी को बताए तो इसका अंजाम भुगतना होगा। कोई भी इल्जाम लगवाकर पूरे परिवार को फंसा दिया जाएगा। इस घटना के बाद से छात्रा डरी हुई है। दिल्ली में कानून की 4th ईयर की शिक्षा ले रही छात्रा ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि उसे पूरी सुरक्षा दी जाए, वरना उसका भविष्य खराब हो जाएगा। अपने शिकायत में छात्रा ने यह भी कहा है कि मेरे पिता काम के सिलसिले में बाहर आते जाते हैं और मैं खुद बाहर रहकर पढ़ाई कर रही हूं, इसलिए उन्हें माता पिता की भी चिंता है। छात्रा ने पुलिस से अपने परिवार की भी सुरक्षा की मांग की है, जो इस घटना के बाद से सदमे में है।
वेदिका स्तुति शुक्ला के द्वारा थाना तारबहार में अपने चाचा के विरुद्ध में एक धमकी देने के संबंध में शिकायत दिया गया है। शिकायत जांच करने पश्चात अवश्य कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग लगाने अभियान चला रहा है। जब्ती के दौरान कर्मचारियों और दुकानदारों में विवाद देखने को मिल रहा है। इसी बीच व्यापारी निगम कर्मियों पर मनमानी और दादागिरी करने का आरोप लगा रहे हैं। टीम ने अब तक 500 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रतिबंधित प्लास्टिक और उनसे बने सामानों पर पूरी तरह बैन लगाया है। यहां 5 जुलाई से अभियान को जारी रखा है। निगम की टीम ने अब तक 500 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक और सामानों को जब्त किया है। आयुक्त व गठित टीम ने व्यापारियों व आम जनता से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो जब्त व चालानी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी आपको बताया था कि पहले हम प्रचार प्रसार करेंगे, तो हम उसके हिसाब से प्रचार प्रसार किया। लगभग 5 तारीख से हम लोग फील्ड में भी निकले और उस समय भी कुछ हमको अवरोध मिला व्यापारी संघ से, फिर भी उनको हमको टाइम दिए और उसके बाद भी अभी लगातार कार्रवाई जारी किए हैं। लगभग 450 किलो हम लोगों ने अभी तक पॉलीथीन जब्त किया है और कम से 20-25 बोरे में बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो चम्मच होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, वो भी जब्त करके रखे हुए हैं। जुर्माने के लिए अभी स्पष्ट ऊपर से नहीं आया है, अगर कितना लगाना है, क्या लगाना है, अगर ऊपर से आएगा तो वो भी जुर्माने की कार्रवाई आगे करेंगे, पर अभी वर्तमान में सिर्फ जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी निगम के एक अधिकारी हमारे दुकान में आए थे, कस्टमर बन के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के तौर पे ईयरबड्स का इस्तेमाल सिंगल यूज़ में आ रहा है ऐसा कह करके ईयरबड्स मांगा उन्होंने, जो मैंने उन्हें पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके दुकान में जितना भी ईयरबड्स है वो सारा का सारा हमें दे दो। उनसे कहा गया कि हम सारा का सारा अपना जो भी सामान है वो नगर निगम में पेश करके जमा कर देते हैं या फिर आप उसकी पावती जब्ती बना करके हमें दे दीजिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए और इसी बात पर उनसे आईडी प्रूफ मांगने पर वो बुरा मान गए और अभद्र व्यवहार करके कोर्ट तक की बात करने लगे। 4 साल से लापता छोटी बहन की तलाश की मांग को लेकर बड़ी बहन ने दुर्ग आईजी BN मीणा से गुहार लगाई है। दुर्ग आईजी से मिलने पहुंची इस महिला का नाम ओम लता गंधर्व है, जिसकी छोटी बहन बिंदेश्वरी वर्ष 2019 से लापता है, जिसकी शिकायत परिवार के सदस्यों ने मोहन नगर थाने में दर्ज कराई, जिसकी तफ्तीश में बिंदेश्वरी को अंतिम बार अभिषेक तुरकर के साथ देखा गया। लेकिन अभिषेक तुरकर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उससे अलग ही कहानी बयां की। उसने बिंदेश्वरी को कुछ लोगों के द्वारा उठा ले जाने की बात कही। बावजूद इसके मोहन नगर पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज नहीं करते हुए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की है। अब तक मोहन नगर थाने के थाना प्रभारी और जिले के 4 SP बदल जाने के बाद भी पीड़ित परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है और यह मामला फाइल के पन्नों तक ही सिमट कर रह गया है, जिसे लेकर बिंदेश्वरी के परिजनों ने दुर्ग आईजी BN मीणा से न्याय की गुहार लगाई है, जिन्हें आशंका है कि पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है। मेरी बहन बिंदेश्वरी गंधर्व 2019 में लापता हो गई थी, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन पुलिस वाले ने अपहरण का मैटर था उसको गुमशुदगी लिख दिए है और आज तक लड़की का कोई पता नहीं। और दूसरी बात, जिस लड़की के साथ सोनू तुरकर है लड़का का नाम, उसके साथ आखिरी बार देखा गया है और उस लड़के के पास आधार ATM पैन कार्ड बरामद हुआ लड़की का, लेकिन उस लड़के को आज तक पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर रही कड़ाई से। और आज तक मेरे को इतना ही बोलते हैं पुलिस वाले कार्रवाई हो रही करके, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। पुलिस थाना से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई हूँ, यहाँ तक कि गृह मंत्री के पास भी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि लड़की मिल जाएगी करके, और लेकिन उनका भी बात को कोई माने नहीं पुलिस प्रशासन, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं IG SP मोहन नगर थाना सबके पास एप्लीकेशन दे के रखी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरी बहन को ढूंढ के लाए। बिंदेश्वरी के परिजनों के द्वारा दुर्ग IG BN मीणा से गुहार लगाने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही इस पूरे मामले की पूर्ण जांच कराएंगे। परिजनों के द्वारा मुझे अभी आवेदन दिया गया है। इस संबंध में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक और वहाँ के SDPO को मैं ये आवेदन भेज रहा हूँ। आवेदन के बाद में जो जानकारी आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से जो भी तथ्य आएंगे उस पर हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाए।
4 साल के लंबे अंतराल में कई बार ऐसा लगा कि पहले बनी बिंदेश्वरी का मामला जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन जिले के एसपी, विधायक, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाने के बाद अब तक बिंदेश्वरी के लापता होने की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। अब देखना यह है कि दुर्ग आईजी से मिले आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार बिंदेश्वरी से कब तक मिल पाता है। देश की राजधानी दिल्ली से सरगुजा संभाग को जोड़ने अंबिकापुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आभार मानते हुए विकास की संभावनाएं जताई हैं। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन के साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई। ये ट्रेन हर गुरुवार को अंबिकापुर से सुबह 7:15 में चलकर अगले दिन सुबह 4:35 में हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वहीं हर मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से रात 23 बजे छूटकर अगले दिन शाम 19:30 में अंबिकापुर पहुंचेगी। 5 राज्यों से गुजरते हुए सूरजपुर, बैकुंठपुर, बिजुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मुरवारा, दमोह और सागर आदि स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। आप सबको ढेर सारी बधाई। सरगुजा संभाग की जनता को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सावन के प्रथम दिन में माँ महामाया की कृपा से, माँ कुदरगढ़ी दाई की कृपा से आज वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत संशय था लोगों के मन में, लेकिन आज उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते हुए देखा। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी आप सब ने देखा, बहुत प्रसन्न थे इस रेल को हरी झंडी दिखाते हुए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये साधारण ट्रेन नहीं है, ये जो ट्रेन आज चली है ये राजधानी स्तर की ट्रेन है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सहारा इंडिया के 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के बाद सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों को राशि लौटाने प्रशासन को दिए गए 10 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने से खलबली मच गई है। पिछले कुछ दिनों से राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। इधर प्रशासन का कहना है कि चेक बाउंस होने के बाद कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। सहारा इंडिया के 4 डायरेक्टरों को राजनांदगांव पुलिस ने 13 मई 2022 को न्यायालय में पेश किया था, जहां राजनांदगांव के निवेशकों का 15 करोड़ रुपए वापस करने के संबंध में शपथ पत्र कंपनी द्वारा दिया गया था। कंपनी ने 5 करोड़ रुपए तत्काल आरटीजीएस कर दिए थे, वहीं 10 करोड़ रुपए का चेक प्रशासन को दिया था, जिसके बाद सहारा के 4 डायरेक्टरों को जमानत मिल गई थी। सहारा की सहयोग कंपनी सहारिया यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के 2 आरोपी मोहम्मद खालिद
और शैलेश मोहन सहाय को लखनऊ से सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्शन रेंज लिमिटेड के प्रदीप कुमार तथा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लालजी वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी के द्वारा शपथ पत्र देने के बाद सभी चारों डायरेक्टरों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब चेक बाउंस होने की खबर सामने आने के बाद शासन और प्रशासन दोनों के होश उड़ गए हैं। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के ग्राफ में जो तेजी आई है वो एक बार फिर उस खौफनाक मंजर की याद दिलाती है जिसे याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा था वह दौर और क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। चौबीस मार्च 2020 को पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद जिंदगी 4 दीवारों में कैद हो गई थी। किसी को संक्रमण का खौफ था तो किसी को रोजगार की चिंता। इन सब के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने मोर्चे पर हर पल तैनात रहा। हमारे डॉक्टर्स हमको बच्चे को कैसे असेसमेंट करना है, कैसे उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। थोड़ी लापरवाही और थोड़ी सावधानियों के बीच ले देकर हम कोरोना के पहले स्टेज से तो बाहर निकल गए, लेकिन 6 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा। यह कोरोना के दूसरे स्टेज की खौफनाक दस्तक थी। जैसे कि हर वैक्सीनेशन सत्र में हम तैयार रहते हैं, उसी प्रकार से हमने तैयारी किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन रूम में चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सड़कें सूनी थी और अस्पताल के बेड फुल थे। शमशान में शव का दाह संस्कार लगातार जारी था। तो हम ही लोग अब सब लड़का मिला करके उसको उठा करके उसको जलाते हैं। घर वाले उसके जो पैदा किए रहता है लड़का वो भी छूने के लिए इनकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मिशन में तो लगा था, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। उस खौफनाक मंजर की यह दास्तां आज भी लोगों के जहन में है। जहाँ तक हो सके हम कोशिश करें कि इन सारे गाइडलाइंस का हम पालन करें, ताकि हमारा भारत वो दौर दोबारा ना देखे जिसको देखना भी सपने में शायद अच्छा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के ग्राफ में आई तेजी एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। वर्तमान में दुर्ग जिले में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे पास 257 एक्टिव केस हैं और कोरोना के जो इतने भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम टेस्टिंग भी बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो कोरोना है ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला कोरोना है। तो इसलिए लोगों को, और बरसात का सीज़न है, इसमें वायरस वैसे भी एक्टिव रहते हैं, तो जिन लोग की इम्यूनिटी पावर थोड़ी और भी कम होगी, दूसरे वायरसेस भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। कोरोना संकट का दौर भले ही गुजर गया हो, पर अपने साथ साथ कई सीख और सबक भी दे गया है। ये सीख और सबक हमें बताते हैं कि हमें अपने साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी कोरोना से बचाना है, साथ ही कोरोना से बचने के लिए उपाय करने हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है।
बेमेतरा जिले के गुजरा गांव के किसान सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार की मनमानी से परेशान हैं। उनके खेतों में सड़क से निकले मलबों को डंप कर दिए जाने से खेती किसानी करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के खेतों में पानी भर गया है। इससे खेतों में बुआई कर चुके किसान के धान सड़ने लगे हैं। इस मामले में जिले के कलेक्टर ने किसानों की समस्या जल्द दूर करने की आश्वासन दिया है। किसान धान के फसल उगाकर अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। सोचिए यदि कोई ठेकेदार उनकी खेती किसानी में रुकावट पैदा करे तो फसल कैसे होगी, परिवार की आजीविका कैसे चलेगी। इन दिनों बालोद से मानपुर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण काम चल रहा है। यहाँ से निकले मलबे को ठेकेदार मनमानी पूर्वक खेतों में डंप कर रहा है। खेतों में भरा पानी बाहर नहीं निकलने से फसल सड़ने लगी है। किसानों के निवेदन के बाद भी ठेकेदार मलबा नहीं हटा रहा है। कलेक्टर ने जल्द खेतों से मलबों को हटवाने का निर्देश दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि किसानों की समस्या कब दूर होती है। हाँ सर, हम लोग को बहुत समस्या है। हम खेती किसानी वाले आदमी हैं, तो डामरीकरण जो बन रहे थे वो रोड को उखाड़ कर हमारे खेत में डाल दिए बाईपास बनाने के लिए, अभी तक नहीं निकाला है सर। और हम लोग क्या है उसी से जीवन यापन करते हैं। आधा एकड़ से ज़्यादा कुछ ज़मीन हमारा बोलने के बाद जो थोड़ा सा हटाया उसके बाद ज्यों के त्यों रखा गया है सर। हाँ, मोर साथ में मोर डाल पुलियल पूरा बोत दी साहब, तो पानी पूरा ओवरफ्लो होकर दूसरा किसान के जो बोए बुआ खेत पूरा धान सड़ा थे सर। हमारे खेत में चिकन माटी पाड़ रहे रोड बना थे और पानी डूब गए, धान बो रहे थे पूरा सर गए नहीं है, वो डूब गए खाले खेत वाले मान के था हमरो ठेल दे, ओह भरे तो ठेल दे नहीं निकला थे, पटा गए रोहे में। अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तत्काल संबंधितों को निर्देश किया जाएगा। अगर जो किसी की गड़बड़ी कारण हुआ होगा उन पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी, लेकिन कृषकों का कोई नुकसान हो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले के उप जिले में विचाराधीन बंदियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ, जहां 99 बंदियों का HIV स्क्रीनिंग, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस BC, ब्लड प्रेशर के साथ टीबी के संभावित स्क्रीनिंग किए गए। स्वास्थ्य विभाग के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत परीक्षण किया गया। जिला एड्स नियंत्रण NTEP, जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ सहित जिला चिकित्सालय की नर्सिंग ऑफिसर और मेडिकल लैब टेक्नीशियन ने बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक RK बंजारे, फार्मासिस्ट दीक्षा अंगारे के साथ जेल स्टाफ भी मौजूद था। एक बार बंदी परमानेंट रहेगा। सरगुजा जिले के सभी विकास खंडों और विशेष घर पिछड़ी जनजाति पंडों व पहाड़ी कोरवा बाहुल्य क्षेत्र में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की यूनिट पहुंच रही है। स्वास्थ्य टीम बरसते पानी में ग्रामीणों के द्वार पर पहुंचकर निःशुल्क जांच व उपचार कर रही है। मेडिकल टीम बरसते पानी में 8 किलोमीटर पैदल चलकर उप स्वास्थ्य केंद्र सरमना बतौली के सुदूर आदिवासी बाहुल्य गांव कोयलार ढोडी पहुंची। टीम ने यहां स्वास्थ्य शिविर लगाकर सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द आदि के कुल 51 कोरवा लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां दी। ग्रामीण अपने गांव में निःशुल्क दवाई और इलाज की सुविधा पाकर गदगद हो गए। CHC बतौली के BMO डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पहुंचविहीन क्षेत्रों में शिविर लगाकर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। हमारी हेल्थ टीम धीरे धीरे इस बारिश में भी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष सिंह सर सबको लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस शिविर में। खरखरा सिंचाई नहर में मासूम की बहने से मौत हो गई थी। विधायक की पहल पर मृतक के परिजन को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने 24 घंटे के भीतर सहायता राशि का चेक देने पर सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया है। बालोद जिले के अर्जुनदा नगर का 1.5 वर्षीय बालक बीते दिनों खेलते खेलते नहर में गिरकर बह गया था। उसका शव 3 किलोमीटर दूर ओड़ासखरी गांव से बरामद किया गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सुपुर्द किया। गमगीन माहौल में मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
साथ ही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सहायता राशि का चेक परिजनों को प्रदान किया। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया है। नगर अर्जुना के वार्ड क्रमांक 1 में बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। 1.5 साल का बालक रियांश यादव खेलते खेलते अचानक नहर पे डूब गया और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसे त्वरित संज्ञान लेते हुए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने स्थानीय प्रशासन से तुरंत इसमें कार्रवाई के लिए निवेदन किया और इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला के कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार लगातार इसमें शासन की जो प्रक्रिया है और उस परिवार को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के लिए उसने तुरंत संज्ञान लिया और माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उन्होंने जो इस पर संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर उस परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि मैं स्वयं जाकर उसके परिवार को, तहसीलदार, मैं स्वयं और स्थानीय लोगों के माध्यम से उसके परिवार के मुखिया को, उसके पिताजी लेखराम यादव को 4 लाख रुपए का चेक मैं स्वयं उसे देकर आया हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।